हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे, ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। चलिए भाई, जो भी बच्चे लाइव हैं बच्चा, एक बार जरा आप लोग कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। कमेंट्स थोड़े से मुझे आपके कम विजिबल हो रहे हैं, टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है कि भाई लेटेस्ट कमेंट मुझे दिखते रहें। ठीक है। तो भाई मेरे लिए भी नया प्लेटफॉर्म है, आप लोग तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे पहले से पढ़ रहे होंगे, बट मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म नया है। एक दो दिन का समय लगेगा कंपैटिबिलिटी क्रिएट होने के लिए, सो उसके बाद में सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। होपफुली आपकी क्लासेस तो स्मूथली ही चल रही होंगी, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? क्लासेस तो बढ़िया चल ही रही है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है एकदम, ऑडियो वीडियो फर्स्ट क्लास। बहुत पैसा लगता है भैया ये सारी चीजें बैकएंड पे काम करने के लिए, तो अगर बच्चे को अच्छा भी ना दिखे तो फिर क्या ही फायदा। ठीक है, सब कुछ बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो सब लोग ऑलमोस्ट बच्चा आप लोगों के जो है कनेक्ट हो चुके हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपका कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। तो सबसे पहले भाई आज का आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, कोई टेंशन नहीं लेंगे, हम लोग आराम से आपकी क्लासेस कंप्लीट करेंगे। और इतना डिटेल में मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाऊंगी कि एक बार बस आपने पूरा बैच वैसे पढ़ लिया ना जैसे मैं पढ़ाऊंगी, यानी जितनी मेहनत के साथ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, बस आप उतनी मेहनत के साथ में पढ़ लेना, आपको कहीं से भी दोबारा साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं आपसे गारंटी ले सकती हूँ। सब कुछ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। चलिए, थैंक यू सो मच भाई, यदि आपका सब कुछ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है तो ओके। तो भाई मेरा नाम आरती चौधरी है और मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाने वाली हूँ, कंप्लीट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कई बार बच्चों को थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, एक टीचर ने फिजिक्स पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाया, अलग टीचर ने बायोलॉजी पढ़ाया, तो बच्चे के साथ में कंपैटिबिलिटी इशू हो जाता है। और क्योंकि मैं बचपन से ही साइंस बैकग्राउंड से रही हूँ और बहुत सारी आपकी चीजें मैंने की हुई है, पिछले 8 साल से साइंस पढ़ा रही हूँ, तो ऑब्वियसली तीनों सब्जेक्ट पर मेरी अच्छी कमांड है। ठीक है, तो कोई किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास आपका रहेगा। बहुत आराम से मस्ती के मूड में हम लोग साइंस पढ़ेंगे, है ना? तो किसी को टेंशन नहीं लेनी है, साइंस की मतलब टेंशन आप लोग छोड़ सकते हो। दूसरा, कोई भी एक एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि ये क्लास आपकी सिर्फ किसी एक एग्जाम को फोकस करके मैं पढ़ाऊंगी आपको। आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप में यदि कहीं पर भी कोई भी आपकी साइंस के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डेफिनेटली इस बैच से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना? ठीक है जी। चलिए मैम, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है, ठीक है। चलिए मैम, आई एम न्यू स्टूडेंट। देखो, चाहे तुम्हारा एएलपी का एग्जाम है, चाहे जेई का है, चाहे टेक्नीशियन का है, चाहे एनटीपीसी का है, चाहे ग्रुप डी का है, या कोई और भी स्टेट लेवल का एग्जाम है, उन सब की तैयारी आपको इस बैच में कराई जाएगी, ठीक है। ओके जी। चलिए, तो मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को मिल गया, इतना इंट्रोडक्शन सफिशियंट है। ओके, चलिए, तो भाई मैं आप लोगों को बच्चा कंप्लीट साइंस यहाँ पर कराने वाली हूँ, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैं आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। इसके अलावा इस तरह से वीडियोस के जरिए बच्चा मैं आपको समझाऊंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको सब कुछ ऊपर ऊपर से बताया जाएगा, जो भी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के या चैप्टर्स के, उनको मैं सिंपल इन तरह की इस तरह की वीडियोस के माध्यम से आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। चलिए, आज आपकी जितनी समस्याएं हैं आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, जितनी भी बच्चे आपकी समस्याएं हैं। हेलो, हेलो। नहीं नहीं, माइक तो सर वही है, ऑन है। एक सेकेंड सर। ओबीएस से ही ना सर? आवाज तो ठीक है ना भाई? आवाज तो ठीक है ना? टेक्निकल टीम कह रही है मैम, आवाज आवाज ठीक है ना? ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? चलिए,
तो भाई इस तरह से बच्चा देखो, मैं पूरा वीडियोस के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। जैसे आज तक आप ये सुनते आए होंगे कि हमारी बॉडी में एक ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, एक त्रिकपाटीय द्वार होता तो है, लेकिन कहाँ होता है, कैसा दिखता है, वो अजीब सी पिक्चर हमारी किताब में बनी हुई तो है, लेकिन आज तक हमें हार्ट की पिक्चर बनानी नहीं आई है। तो यदि तुम इस पिक्चर पे देखोगे तो ये रहा बहुत सिंपल आपका क्या बच्चा, ट्राइकस्पिड वॉल्व, है ना। बहुत सिंपल आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व है, ये आयोटा वॉल्व है, वो आपकी वहां पर सुपीरियर वैनिकावा, इंफीरियर वैनिकावा, आयोटा है ना। बहुत सारी चीजें बच्चा यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रही होंगी। अभी आवाज ठीक है ना सब कुछ। चलिए नेक्स्ट भाई, जैसे मान लिया मैं आपको सेल पढ़ाऊंगी, क्योंकि पहला चैप्टर देखो बच्चा मैं आपको सेल ही पढ़ाऊंगी, हमारे सिलेबस के हिसाब से वही बैठता है। मैंने जो आपका प्लानर बनाया है, होपफुली आप सबने प्लानर देख लिया होगा, चैप्टर्स को बहुत सोच समझ के आपके लिए डिजाइन किया है। सेल हमें पहला चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपको बॉडी की यूनिट के बारे में नहीं बताऊंगी कि हमारी शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये हमारा शरीर कैसे बना है, तो आप चीजों को रिलेट नहीं कर पाओगे। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, प्लीज क्लास में कोई भी पहली क्लास मिस मत करना। मतलब अगर तुम्हारी कोई क्लास मिस हो गई, जैसे मान लीजिए कि आपकी सेल की एक क्लास मिस हो गई, है ना, तो अगर आप सेल के सेकंड पार्ट में बैठेंगे तो देखो ऑब्वियसली तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो अगर कभी ऐसा है भी कि आपकी क्लासेस मिस हो गई हैं, तो या तो आप उस पूरे चैप्टर को स्किप कर देना कि मैम मेरी तबीयत खराब थी, मैं 4 दिन क्लास नहीं ले पाया हूँ और सेल चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो फिर आप नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ना। मेरी क्लास में जब आना तो आप नेक्स्ट चैप्टर से आना, और वो जो चैप्टर आपका छूट गया है उसको आप सैटरडे संडे कंप्लीट करना। ठीक है, उसको आप सैटरडे संडे कंप्लीट करना। प्लानर यदि आप लोगों को नहीं मिला है तो मैं टेक्निकल टीम से बात कर लूंगी, ठीक है, और वो आपको प्लानर जो है बच्चा शेयर कर देंगे। तो इस तरह से पूरा 3D मॉड्यूल के जरिए मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। जो यूट्यूब पर मैंने आप लोगों से बोला है कि मैं 3D मॉडल के जरिए आपको पढ़ाऊंगी, तो 3D मॉडल के जरिए ही पढ़ाऊंगी। अब यहाँ ना तुम्हें बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा, जैसे आज तक तुमने सेल कहीं पर भी कुछ भी पढ़ी हुई होगी ना, तो तुम्हें आज समझ में आ रहा होगा कि यार सेल तो अपने आप में एक ब्रह्मांड की जैसी हमें दिखाई दे रही है। इसको भी और डिटेल में हम पढ़ेंगे। मान लिया मुझे आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ाना है ना, मान लेते हैं कि मुझे आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ाना है, यानी कंकाल तंत्र पढ़ाना है, उसमें हड्डियां हमें समझ नहीं आती हैं, ऑब्वियसली आपको नाम भी याद नहीं होते हैं, और मैं आपको स्केलेटन सिस्टम में मात्र 40 मिनट में आपकी 206 की 206 हड्डियां यहीं पर याद करा के जाऊंगी। क्यों? क्योंकि हम लोग इस तरह से वीडियोस के माध्यम से अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। सबके मैसेज आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज आने में सबके मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चा हम लोग अपनी क्लासेस को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट भाई, अब हम लोग थोड़ा सा अपने प्लानर पर आ जाते हैं। अगर आपको नहीं मिला है तो मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ कि देखो हम लोग कौन कौन से चैप्टर आपका कंप्लीट करने वाले हैं। बायोलॉजी में जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैंने मेंशन किए हैं, जैसे साइटोलॉजी यानी सेल के नाम से जिसको हम जानते हैं चैप्टर को, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, हार्ट चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम का ही हिस्सा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, विटामिन हो गए आपके। इसके अलावा बच्चा यदि मैं आपसे बात करूं, ह्यूमन डिजीज हो गई, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम हो गया, जॉइंट्स एंड मसल्स हो गए, रिप्रोडक्शन हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ग्लैंड्स एंड हार्मोन हो गया, एंड नर्वस सिस्टम हो गया। ओके चलिए, इसके अलावा हम बात करते हैं एनिमल किंगडम और बोटनी। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि इनमें ना बहुत मतलब ज्यादा पार्टीशन आपको मिलेगा। एक और चैप्टर मिलेगा जो यहाँ रह गया है, इसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, क्या है बच्चा आपका? एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, डेली मिलेगी, ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को डेली मिलेगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम एक चैप्टर यहाँ लिखा हुआ रह गया था, तो सो मैंने आपको मेंशन कर दिया है। नोट्स भी मिलेंगे बेटा। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, पेड क्लास में मेरे ये जो हैंड रिटन नोट्स है जो मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगी, एज इट इज एक एक शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा अपने नोट्स के अंदर, ठीक है, बिल्कुल सेम डायग्राम वगैरह सब कुछ। और एक और चीज, मैं बहुत आराम से पेड क्लासेस में पढ़ाती हूँ। जैसे यूट्यूब पर आपने मुझे देखा होगा तो थोड़ी एनर्जी ज्यादा, मतलब थोड़ा सा रहता है वहां पर फास्ट बोलना, आपको कई बार लगा भी होगा कि मैम ने बहुत फास्ट फास्ट क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि देखो वो यूट्यूब की एक अलग ही अपनी एक दुनिया होती है। वहां बच्चा बहुत ही डिफरेंट तरीके का अलग अलग सेगमेंट से बच्चा हमारे पास में आता है, लेकिन मैं अपनी पेड क्लासेस को लेकर बहुत सीरियस रहती हूँ। जैसे मैं पिछले एक हफ्ते से पेड क्लासेस के लिए ये सारा कंटेंट बनाने में लगी पड़ी हूँ, है ना, क्योंकि मैं बहुत क्लियर रहती हूँ, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पेड क्लासेस।
मतलब अगर मेरे पास ऑप्शन है, किसी दिन तबीयत खराब होती है, कुछ भी है कि यार बस एक ही क्लास लेने का मन है, तो मैं वो पेड क्लास लूंगी, मैं पेड क्लास छोड़ती नहीं हूँ। अगर कभी ऐसा है भी कि मेरी तबीयत खराब है, कोई इमरजेंसी है ना, कुछ भी हो सकता है, देखो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, हमारे साथ में भी हो सकता है, तो उस क्लास को मैं सैटरडे या संडे को एक्स्ट्रा क्लास में आपको कंप्लीट कराऊंगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मैं उस क्लास को आपको कंप्लीट नहीं कराऊंगी, चैप्टर कोई भी मिस नहीं होगा आपका, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी कि उसी हफ्ते में मैं आपको उस चैप्टर को कंप्लीट करा दूं, क्योंकि एक तो खुद मैंने भी प्लानर आपका वो सिस्टम से तैयार किया है। ओके, तो पेड क्लास जो है बच्चा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, और आप लोग भी प्लीज क्लास में कभी कोई बदतमीजी मत करना। मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्लास में बहुत आराम से प्यार से बिल्कुल अपने बच्चे की तरह आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन अगर कोई भी बदतमीजी करेगा मैं उसको टॉलरेट नहीं करती हूँ। मैंने अगर एक बार मैसेज कर दिया अपनी टेक्निकल टीम को कि ये बच्चा है जो क्लास में बदतमीजी कर रहा है या क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा एक मैसेज आपको सारे बैच यानी सारी क्लासेस से आप बाहर हो जाओगे, और आप कभी भी फिर दोबारा किसी पेड बैच में नहीं आ पाओगे। सो कुछ भी लिखने से पहले हमेशा याद रखना, किसी भी टीचर के लिए, सारे टीचर्स के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, किसी भी टीचर को कोई भी ऐसा अपशब्द ना लिखना कि टीचर को ये फैसला लेना पड़ जाए, ठीक है। क्लियर? ओके, ठीक है। तो ये आप लोगों को सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। दूसरा, मेरी क्लास में अगर नोट्स बनाने हैं प्लीज शॉर्ट नोट्स ही बनाना, क्योंकि मैं इतना ऑलरेडी आपको कंटेंट देने वाली हूं कि अगर आप वही पढ़ लोगे तो मतलब बहुत ज्यादा आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कुछ लोगों को होता है कि भाई मेरे को फिर भी लिखना है तो बहुत शॉर्ट में लिखना, बाकी आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चा आपका क्या है, फिजिक्स, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है ये सारी ग्राफिक्स बनाने में, भाई ऐसे ही नहीं होता है। और मेरे को जो आजकल चल रहा है ना वो एआई वाला सिस्टम, वो मुझे समझ में नहीं आता, मैं ये सारा काम हाथ से करती हूँ। टाइपिंग मुझे नहीं आती है, बट हाँ बहुत सारी चीजें हैं उसके बैकएंड में जो मैं खुद करती हूँ, ठीक है। भाई देखो सिंपल सी बात है, रेलवे के एग्जाम्स में बिना साइंस के आपके पेपर क्लियर नहीं होने वाले हैं, तो मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगी। आपने प्लानर देख लिया होगा, आई थिंक 60 घंटे के आसपास का है, तो 60 घंटे से पहले तो कंप्लीट नहीं होने वाला है। 3 सब्जेक्ट है यार, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आई थिंक उससे ज्यादा ही क्लासेस मुझे लेनी पड़ेंगी, 60-70 घंटे मिनिमम है। लाइट बच्चा चैप्टर रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, वेव एंड साउंड रहेगा, मैकेनिक्स, मैं मैकेनिक्स के बारे में आपको बता देती हूँ। मैकेनिक्स की शायद आपको 5 या 6 क्लासेस लगी हुई दिखाई दे रही होंगे अपने प्लानर में, नहीं होंगी तो मैं बोल दूंगी प्लानर दे दो बच्चों को, ठीक है। मैकेनिक्स में मिक्स क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है, जैसे फोर्स एंड इनर्शिया हो गया, लो ऑफ इक्वेशन हो गया, न्यूटन लॉ हो गया, ग्रेविटेशनल लॉ हो गया, आपके जो ये होते हैं सारे के सारे, ये होता है, ठीक है, जैसे कि आपका बेसिकली यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, ये सारी चीजें आपके मैकेनिक्स का ही हिस्सा होते हैं। सो इनमें आपको पार्ट्स में मैं आपको कराऊंगी, मैकेनिक्स 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने आपकी क्लासेस को डिवाइड किया हुआ है। इसी में मैं आपको डायमेंशन वाला जो चैप्टर है, विमाओं वाला जो चैप्टर होता है वो भी कराऊंगी, यूनिट एंड मेजरमेंट इसी में आपको करा दूंगी। मतलब देखो ये तो होता है मेजर सेक्शन जो बच्चों को अलग अलग चाहिए, बाकी जो बचा हुआ सेक्शन है वो हम मैकेनिक्स में करेंगे, जो अलग अलग पार्ट्स में आप लोगों को क्लास लगी हुई दिखाई देगी, ठीक है, लॉ ऑफ इक्वेशन वगैरह ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशन हो गया आपका, न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा, न्यूक्लियर फिजिक्स या तो फिजिक्स में कर लो या केमिस्ट्री में कर लो, एक ही बात है। तो मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में न्यूक्लियर फिजिक्स कराने वाली हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म हो गया आपका चैप्टर, इन्वेंशंस एंड साइंटिस्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चा आपका, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, क्योंकि अगर पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ोगे तो पता कैसे लगेगा क्या है एलिमेंट, क्या है मेटल, कुछ पता ही नहीं लगेगा ना। मैटर एंड एटम हो गया आपका, केमिकल रिएक्शंस हो गई, मेटल हो गया, इसके अलावा नॉन मेटल हो गया आपका, ठीक है, ये आपके चैप्टर्स हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गया, एसिड एंड बेस हो गया, एसिड एंड बेस कर लीजिए इसको, एसिड एंड बेस, ठीक है, एंड डेली लाइफ केमिस्ट्री, एंड आपकी डेली लाइफ केमिस्ट्री। तो ये रहेंगे बच्चा आपके सिंपल। मैम न्यू एनसीईआरटी में ग्रेविटेशनल चैप्टर नहीं है, मुझे भी पता है बेटा, बहुत सारे एनसीईआरटी से चैप्टर डिलीट किए गए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट चेंज किए गए हैं, वो सब मेरे नोट्स में आपको चेंज हुए मिल जाएंगे। इवन मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी एग्जाम होता है, जैसे ग्रुप डी का भी आपका ये पेपर हुआ था, उसके बाद मैं अपनी पीपीटी अपडेट करती हूँ।
मतलब अगर आप कहीं पर किसी पहले प्लेटफॉर्म पर मुझसे पढ़े होंगे तो वो पीपीटी मेरी अलग होगी और ये पीपीटी मेरी अलग होगी। क्योंकि अब जैसे मान लिया मैं सेल चैप्टर करा रही हूँ और मान लिया सेल चैप्टर में आपके मान लीजिए इस बार मान लेते हैं 100 पेपर हुए हैं आपके ग्रुप डी में। 100 का मतलब क्या है कि भाई हर एक पेपर में आपके 25 क्वेश्चन आए हैं, है ना। हर एक पेपर के अंदर आपके कितने क्वेश्चन आए हैं, 25 क्वेश्चन आए हैं और 3-3 शिफ्ट हुई है, 3-3 आपकी शिफ्ट हुई है और मान लो 100 दिन आपका पेपर चला है। तो बहुत सारी बड़ी अमाउंट में बच्चा मेरे पास में क्वेश्चंस का कलेक्शन है, वो सारे क्वेश्चंस है। अब मान लिया सेल के मेरे पास में 20 क्वेश्चन मुझे दिखा कि भाई इस बार 20 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो मेरी पीपीटी में ऐड नहीं है, तो वो मैं कॉन्सेप्ट के साथ ऐड कर लेती हूँ। ये मेरा काम होता है, आपको टेंशन नहीं लेनी है क्या डिलीट किया गया है क्या ऐड किया गया है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी से डिलीट कर दी गई हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। जैसे कि भाई मान लीजिए पीरियोडिक टेबल की कुछ टर्म्स डिलीट कर दी गई हैं, लेकिन अगर मैं आपको वो चीज समझाऊंगी नहीं तो आपका बेस नहीं तैयार होगा और आपको फिर एडवांस लेवल की चीजें नहीं समझ में आएंगी। मान लीजिए मैंने आपको बताया ही नहीं कि एलिमेंट क्या होता है और मैं आपको कंपाउंड पढ़ाना शुरू कर दूं तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको एलिमेंट के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो जो चैप्टर्स डिलीट हुए भी हैं उनमें से कुछ चैप्टर मैं आपको कराऊंगी। जैसे थर्मोडायनामिक्स आपका पूरी तरह से डिलीट हो गया है ना। वहां से बहुत बेसिक क्वेश्चन अब आपके बचे हैं, तो वो हम बेसिक ही करेंगे फिर, क्योंकि उसमें ना चीजें रिलेटेबल नहीं है, एक दूसरे से वो रिलेट नहीं करती हैं। सो जिसको भी ये लगता है कि ये चैप्टर डिलीट हो गया है, मैम आपने पढ़ाया है, अच्छी बात है ना, एक्स्ट्रा ही तो पढ़ाया है ना, कुछ कम नहीं रहना चाहिए। तुम्हें अगर कभी भी ये लगे ना कि मैम ये वाली चीज हमने ना ये नहीं पढ़ी थी, बोल दो, मैं आपको इतना कंटेंट दूंगी कि तुम खुद ही ये बोल दोगे कि मैम इससे ज्यादा तो अब टीचर क्या ही पूछेगा, एग्जामिनर क्या ही पूछेगा हमसे, है ना। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कहीं लगता है कि मैम ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तो मैं आपको हमेशा 15-20 मिनट के बाद क्लास में पूछूंगी, डाउट है तो बताइए, तब आप पूछना, बीच में क्लास में डिस्टर्ब मत करना। मैं कोई भी टॉपिक कंप्लीट करा रही हूं तो आगे आगे मत बोलना कि ये आएगा वो आएगा, उससे क्लास डिस्टर्ब होती है ना, उससे आपकी क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मैं आपको बता देती हूँ, जहां मैं इससे पहले प्लेटफॉर्म पर काम करती थी, जब मैं एग्जाम सेंटर पर पहुंची, बच्चों ने बाहर निकलते ही बोला कि मैम एज इट इज आपकी क्लास से क्वेश्चन आए हैं। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ग्रुप डी में 25 में से 24 क्वेश्चन ठीक करके आए हैं। 20 वाले तो बहुत सारे हैं, जो 25 में से 20 करके आए हैं उनकी तो बहुत बड़ी अमाउंट में है, मतलब वो तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो 20-20 ठीक करके आए हैं। क्योंकि बच्चे की अपनी कंसंट्रेशन भी होती है, लेकिन वो बच्चा जो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर मुझसे पढ़ा है, मेरे साथ में उसने प्रैक्टिस की है। क्योंकि देखो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, मैं नोट्स आपको यहाँ पढ़ाऊंगी, पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगी, आपको डेली क्विज प्रोवाइड कराई जाएगी क्वेश्चंस के आधार पर, है ना। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी एप्लीकेशन पर मिलेंगी, वो तो फ्री डेटा है, ऑब्वियसली आप लोगों को मिल ही जाएगा सारा का सारा बैच के अंदर जो हमने एक्स्ट्रा फीचर्स रखे हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है उसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप यूट्यूब क्लासेस में आना शुरू कर देना। मतलब इट्स बेटर टू यू कि आप यहाँ पर थ्योरी करें और यूट्यूब क्लास में हम उन्हीं चैप्टर्स की प्रैक्टिस करते रहें, ये मेरा सजेशन है। ऐसा ये नहीं है कि यहाँ नहीं कराऊंगी, यहाँ भी कराऊंगी, बट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जिन बच्चों को करनी होती है कि यार किताब से पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, मुझे तो वो 40 क्वेश्चन बेस्ट मिल जाए जो पेपर में हर बार आते हैं, तो ऑब्वियसली यूट्यूब पर टीचर वही कराते हैं आपको कि जो हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो आपका समय बचाने के लिए ये मैंने आपको एक सजेशन दिया है। ओके, ठीक है, फंस रहा है वीडियो भाई मेरी तरफ से तो बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो भाई आज का बच्चा हमारा जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो हमारा पर्दा अब है ना हट गया है फाइनली, पर्दे में रहने दो, तो हमने अपना पर्दा हटा दिया है। हम शुरू करेंगे बायोलॉजी से, है ना, हम शुरू करेंगे आपका किससे, बायोलॉजी से। यानी अब बायोलॉजी में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो बायोलॉजी जो है, सबसे पहले तो शब्द को ही समझना बहुत जरूरी है कि ये बायोलॉजी आखिरकार बच्चा आपका क्या होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है मेरे बबुआ, क्या आपका, एक होता है बायोस और दूसरा होता है आपका लोगोस। ठीक है, बायोस एंड लोगोस। बायो का मतलब होता है जीवन यानी कि लाइफ, ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी यानी जिसमें हम अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी का सिंपल मतलब होता है आपका, येलो कलर का पेन ले लेती हूं, बायोलॉजी का सिंपल मतलब होता है, बायो का मतलब होता है ऑल लिविंग बीइंग, ऑल लिविंग बीइंग यानी कि सभी सजीव, सभी सजीव,
ठीक है। और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी जहां पर हम सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं उसको बायोलॉजी बोलते हैं। मैम सभी सजीव का मतलब पेड़ पौधे भी? हाँ, बोटनी बायोलॉजी का ही तो ब्रांच होती है, बोटनी बायोलॉजी का ही तो ब्रांच होती है। कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी, केचुआ, है ना, सांप, मकड़ी, कुछ भी चीज आपको जो जिंदा दिखाई दे रही है, जो जिंदा दिखाई दे रही है और नहीं भी दिखाई दे रही है बट वो है। जैसे बहुत सारे हवा में वायरस और बैक्टीरिया हैं जो घूम रहे हैं बट मुझको तो नहीं दिखाई दे रहे, है ना, मुझको तो नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। दैट्स मीन कि ये सब भी लिविंग बीइंग्स में ही है, ये सब भी सजीव में ही आते हैं। और इन सब की स्टडी भी हम किसके अंदर करते हैं? मैम बायोलॉजी के अंदर ही करते हैं। ठीक है मैम, बायोलॉजी के अंदर से ही करते हैं, बायोलॉजी से ही करते हैं। हाँ बेटा, आज जस्ट इंट्रो है। अरे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन तो दूंगी ना, नहीं तो तुम बोलोगे मैम तो अपने बारे में ही बता के चलती बनी। तो सब थोड़ा सा तो मेरे को इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा ना, ये नोट्स मिलेंगे, डोंट वरी। अब आप सोचोगे मैम एक बात बताइए, मतलब बायोलॉजी की तो बहुत सारी ब्रांचेस है। देखो ये नाखून के बारे में पढ़ना, आंखें, पलकें, थ्रेडिंग, सर के बाल, बॉडी पार्ट, हमारे शरीर में इतने सारे बॉडी पार्ट है ना। फिर तो मैम बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस है, तो हमारा सिलेबस इतना बड़ा होने वाला है क्या? मतलब हमको इतनी सारी ब्रांचेस पढ़नी पड़ेंगी? नहीं, हमारे सिलेबस में 4 ही ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी? बोटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इकोलॉजी आपको कराएंगे या एनवायरमेंट वाला सेक्शन ज्योग्राफी वाले सर करा देते हैं, तो डबल डबल बच्चे का समय लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बायोलॉजी क्या बच्चा आपका? बोटनी, दूसरा जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। आई जस्ट वांट कि यार आज कम से भी कम कुछ बच्चे तो ऐसे निकल के आए ना पेड क्लास में से, जो खुद पे खुद वीडियो बना के दे दें कि भाई आज जो आरती मैम ने हमको पढ़ाया है ना, मतलब मजा आ गया भाई, ऐसा इंट्रोडक्शन ऐसे हमें समझ में आज तक किसी ने सब्जेक्ट को नहीं समझाया है। ठीक है, तब मुझे भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होगा। चलिए, बोटनी की बच्चा यदि मैं बात करूं, यानी बायोलॉजी की एक ब्रांच जो हमारे सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? वनस्पति विज्ञान। क्या है बच्चा आपका? वनस्पति विज्ञान। दूसरा है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रॉमिस किया है और दोनों में ही क्लियर आपको क्लास मिलेंगी क्योंकि दोनों सब्जेक्ट पे कमांड है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, चलिए। और जेनेटिक्स क्या है बच्चा आपका? अनुवांशिकी, अनुवांशिकी। ठीक है, क्लियर जी। तो ये 4 ब्रांचेस हैं जो हमारे सिलेबस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से आपके सिलेबस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इन्हीं चारों को पढ़ने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, मोर्फोलॉजी क्या होता है? मैम जब लिखा है तो समझा दीजिए। मोर्फोलॉजी होता है आकार की। क्या होता है बच्चा आपका? आकार की होता है। क्या बच्चा आपका? मोर्फोलॉजी, आकार की। अगर मान लीजिए प्लांट मोर्फोलॉजी लिखा है तो मतलब पेड़ पौधों की संरचना के बारे में पढ़ना, उसके आकार के बारे में पढ़ना। आकार की मतलब उसके आकार के बारे में पढ़ना, मोर्फोलॉजी सिंपल। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी होता है आंतरिक संरचना। क्या बच्चा आपका? आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना। यानी कि एनाटॉमी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने हार्ट वाली वीडियो दिखाई थी, तो वो हार्ट कैसा था? आधा था, मतलब कटा हुआ था, है ना, वो कटा हुआ था ना आधा। तो जब हम किसी ऑर्गन के अंदर झांकते हैं, यानी उसके अंदर झांक कर उसकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको एनाटॉमी बोलते हैं, उसको एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास है या लाइव क्लास समझ नहीं आ रहा है बेटा? लाइव ही है, सारी क्लासेस आपको लाइव ही मिलेंगी, रिकॉर्डेड नहीं मिलने वाली है। चलिए, बाकी टैक्सोनॉमी आपके सिलेबस में ज्यादा है नहीं, इसको सिंपल वर्गीकरण होता है कि किस पार्ट को हमने कितने पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए, सिंपल वर्गीकरण होता है ये आपका। नेक्स्ट, अब हम लोग अपने सिलेबस को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना, बहुत बेसिक सा आपका क्वेश्चन है कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है?
तो आप आंसर लगाएंगे एरिस्टोटल को। किसको? एरिस्टोटल को, यानी मैम अरस्तु को हम जीव विज्ञान के जनक बोलते हैं। दूसरा, फादर ऑफ जूलॉजी भी इन्हीं को कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो ये भी आपके अरस्तु ही है। मैम क्यों कहा जाता है? जंतु विज्ञान के जनक इनको ही कहते हैं। ठीक है, अब मैम क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी थी, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, ये एक किताब इनके द्वारा लिखी गई थी, जिसमें इस किताब का नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है, 500 एनिमल्स के बारे में, यानी 500 एनिमल्स, 500 जानवरों की मोर्फोलॉजी या आकारकी के बारे में बताया था। इसीलिए हम इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान बोलते हैं। एक और चीज बता देती हूँ, जो हमारे अरस्तु साहब थे ना, ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे। पहले साइंटिस्ट नहीं हुआ करते थे। पहले जो थे बच्चा आपके सिंपल दार्शनिक हुआ करते थे, यानी ये एक फिलोसफर थे। ये क्या थे बच्चा? ये एक दार्शनिक थे, ये आपके एक फिलोसफर थे। अब फिलोसफर नॉर्मली वही लोग होते थे जो ज्ञानी होते थे, समाज सोसाइटी से अलग होते थे थोड़े से। जैसे आज के आपके साइंटिस्ट देखा होगा, सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। दे आर जस्ट लाइक कि यार काम करने दो, ये रूल्स के चक्कर में हमें मत फंसाओ, है ना। तो वो बहुत अलग माइंडेड लोग होते हैं। ऐसे ही पहले समय में दार्शनिक हुआ करते थे। ये दार्शनिक अधिकतर घर से बाहर, जंगलों में, पहाड़ों पर ऐसे ही रहा करते थे, है ना। बहुत कम सोसाइटी के साथ में रहते थे और अपने इसी एक तरह से भ्रमण में हम कह सकते हैं, अपने इसी जीवन काल में ये कुछ ऐसी खोज करते थे, इन्हें कुछ ऐसी चीजें मिलती थी जो आज तक फैक्ट के रूप में जानी जाती हैं। और साइंस किस पर चलती है? साइंस फैक्ट पर चलती है। विज्ञान पूरा फैक्ट यानी तथ्य पर चलता है। तो वो चीजें जो इन्होंने तब कही थी लेकिन आज तक भी नहीं बदली गई हैं, वो आज तक भी एज इट इज है। तो फिर हम उस चीज की खोज का क्रेडिट उस दार्शनिक को दे देते हैं। जैसे हमारे अगले दार्शनिक होंगे थियोफ्रेस्टस। कौन होंगे? थियोफ्रेस्टस। अब ये थियोफ्रेस्टस कौन है मैम? फादर ऑफ बोटनी। फादर ऑफ बोटनी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक हम किसको बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक, विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो आप आंसर लगाएंगे थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बोटनी, वनस्पति विज्ञान के। मैम शाम को आप फिजिक्स पढ़ा दिया करो। शाम को कहा? शाम को। चलिए, थियोफ्रेस्टस को हम फादर ऑफ बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने भी एक किताब लिखी थी। क्या लिखी थी रे भैया? मैम बताए दो जरा कि कौन सी किताब लिखी थी इन्होंने? हिस्टोरिया ऑफ प्लैनेटेरम। हिस्टोरिया ऑफ प्लैनेटेरम, जिसमें इन्होंने 500 अलग अलग प्लांट्स के बारे में बताया था या इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया था। 500 अलग अलग प्लांट्स या इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में इन्होंने बताया था कि किस तरह से काम करते हैं। कहा जाता है कि इनको इतनी ज्यादा बोटनी की नॉलेज थी कि बहुत सारी बीमारियों को ये पेड़ पौधों के जरिए ठीक कर दिया करते थे। ओके, चलिए, विदाउट वाला एक बैच है वो शो कर रहा है। ठीक है भाई, इतना देखो, मेरे को नहीं पता। एरिस्टोटल और अरस्तु सेम ही है। एरिस्टोटल, अरस्तु को ही इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं। ठीक है, अरस्तु को ही इंग्लिश में हम लोग एरिस्टोटल बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारे कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्योंकि 4 ब्रांचेस बताई है ना, बायोलॉजी में 4 ब्रांचेस पढ़ेंगे, तो चारों के फादर आज हमको पढ़ने हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम किसको बोलते हैं? तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है?
आप आंसर लगाएंगे सर ए वी ल्यूवेन होक साहब को, सर ए वी ल्यूवेन होक साहब को। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हम किसको बोलते हैं? तो आप आंसर लगाएंगे सर ए वी ल्यूवेन होक साहब को, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजों की खोज की थी। बैक्टीरिया की खोज, जीवाणु की खोज इन्होंने ही की थी। बैक्टीरिया, जीवाणु की खोज इन्होंने ही की थी। दूसरा आपका प्रोटोजोआ की खोज, अब ये चीजें देखो आंख से नहीं दिखती ना, प्रोटोजोआ की खोज इन्होंने ही की थी। ठीक है, प्रोटोजोआ की खोज इन्होंने ही की थी। तीसरा आरबीसी की खोज इन्होंने ही की थी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कोशिकाएं। स्पर्म सेल की खोज इन्होंने ही की थी, स्पर्म सेल, शुक्राणु, शुक्राणु की खोज इन्होंने ही की थी। और इसके अलावा लिविंग सेल, जीवित कोशिका, लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज इन्होंने ही की थी, जीवित कोशिका की खोज इन्होंने ही की थी। ठीक है, क्लियर। और ये सारी की सारी चीजें इनके एग्जाम में आपके पूछी जा चुकी हैं। अगर आपने कभी भी कोई एग्जाम दिया होगा पहले तो आपको पता होगा कि इनसे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, एक और बचे हुए हैं, है ना, फिर इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, एक साथ आप पर ज्यादा प्रेशर डालने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कल से पूरी 1 घंटे की क्लास होगी, फिर कल से कोई नहीं बोलेगा मैम जल्दी छोड़ दो। चलिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स, नेक्स्ट है फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है? तो आप आंसर लगाएंगे सर ग्रिगोर मेंडाल को, सर ग्रिगोर मेंडाल साहब को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है, क्योंकि मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया और वो ऐसा किया कि जिससे आज हम डायर वुल्फ जैसी चीजें बनाने का दावा करते हैं। वो डायर वुल्फ नहीं है, मिलती जुलती प्रजाति है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपको पता है ये सक्सेसफुल क्यों हो पाए? ऐसा नहीं है इनसे पहले किसी ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। बहुत सारे लोग थे जो ऑलरेडी जेनेटिक्स पर, जीन्स पर स्टडी कर रहे थे, है ना, तो इनके पास बहुत सारा डेटा था, उनके फेलियर की लिस्ट थी कि वो क्यों फेल हो रहे हैं। इनकी पता है अच्छी बात क्या थी कि ये बहुत अच्छे बोटनिस्ट थे और बहुत अच्छे क्या थे बच्चा आपके मैथमेटिशियन थे। इनका मैथ्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग था और बोटनी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो ये जिस यूनिवर्सिटी में बेसिकली काम करते थे उसमें एज अ गेस्ट टीचर लगे थे। इनको कोई लेक्चर वेक्चर देता नहीं था, क्योंकि पॉलिटिक्स देखो सभी जगह होती है। तो गेस्ट टीचर थे, लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते थे और अधिकतर गार्डन में अपना टाइम स्पेंड करते थे। टाइम स्पेंड करते करते ही मटर के पौधों को जैसे जैसे इन्होंने स्टडी किया तो अलग अलग तरह के इन्होंने देखा। कोई जो मटर है पतली झिल्ली है, उस पर आपका गोल बीज आ रहा है, किसी पर थोड़ा लंबा बीज है, कोई पौधा लंबा है, कोई पौधा छोटा है। ये सारी चीजें पहले आंखों से विजुअलाइज कर चुके थे, लेकिन दुनिया को कैसे समझाएं? दुनिया को समझाया मैट्रिक्स के फॉर्म में। आपने यदि मैथ्स स्ट्रीम से 11th 12th किया होगा तो आपको पता होगा एक चैप्टर होता है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में आपको पता होगा कि अगर हम ऐसे लिखते हैं ना कि ए बी हमने यहाँ पर लिखा है ना, तो फिर हम एक को ऐसे ढकते हैं, दूसरे को ऐसे लिखते हैं, है ना, इस तरह से हम कॉलम बनाकर। अभी वो टेबल मैं आपको नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि एक साथ आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या बन गई ये टेबल। बस आप इतना याद कर लीजिए आज की क्लास में कि ये सक्सेसफुल इस वजह से हुए थे क्योंकि ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे और ये बहुत अच्छे बोटनिस्ट थे। इस वजह से ही ये सक्सेसफुल आपके हो पाए थे। ठीक है जी, क्लियर। तो चारों ब्रांचेस का आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया है। कैसा लगा आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन? पहले बताइए। मैम मेरा एक डाउट था, नॉर्मली एस्पायरेंट की कंपटीशन की प्रिपरेशन करवाते हैं मैम, क्या आप भी एक एस्पायरेंट रह चुके हैं? बिल्कुल रह चुकी हूँ।
बिल्कुल रह चुकी हूं भाई। ठीक है। ये ये पता है क्या अजय, एक्चुअली ना जब हम खुद एक एस्पायरेंट रह चुके होते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो हम ना वो पेन समझ पाते हैं, वो दर्द हम समझ पाते हैं आपका, उसको ना हम खुद से रिलेट कर लेते हैं कि यार जब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो हमें कैसा फील हुआ होगा, आज ये बच्चा उसी जगह खड़ा है ना। तुम तो भाई बहुत सस्ते में पढ़ रहे हो, हमें तो भैया लाखों रुपया फीस भरा था हमने। पता है ना आपको, दिल्ली में लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, है ना आपका, बहुत सारी जगह हैं जहां पर बिल्कुल एकदम बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है, हजारों हजारों रुपए उनकी फीस जाती थी, और वो 4-5 महीने वाला कोर्स होता था, कोई लाइफ टाइम 2 साल की वैलिडिटी ना। 4-5 महीने में उसमें भी टीचर 10 मिनट लेट आ रहा है, 10 मिनट पहले छोड़ रहा है, 20 मिनट की पढ़ाई होती थी, है ना। तो मेरे को तो मतलब मैं बता रही हूँ यार, जब से चीजें ऑनलाइन शुरू हुई ना, मैं ये सोचती हूँ कि यार जब मैंने तैयारी की थी, अगर तब ऑनलाइन चीजें शुरू हुई होती तो मेरा शायद मतलब वो जो एक फेलियर वाला पॉइंट था वो शायद फेस ना करना पड़ता। चलिए, हाँ साइंस तो हो जाएगा, साइंस तो हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। बढ़िया लगी इंट्रोडक्शन, बढ़िया लगा आज तो, बस मतलब वो बोलते हैं ना कि ये तो बस ट्रेलर है ना। अभी तो आप कल देखना, परसों देखना, इतना कंटेंट आप लोगों को मैं दे दूंगी ना कि आप बोलोगे कि मैम ऐसे लगता है बायोलॉजी पढ़ के छोटे मोटे डॉक्टर ही बना दिया है आपने हमको, और आप हो भी जाओगे, आप हो भी जाओगे। जिस दिन मैं बोलूंगी ना बायोलॉजी कंप्लीट, आप अपने घर में अगर आपकी मम्मी कोई टेस्ट करवा के आएंगी ना, ब्लड टेस्ट या कोई भी, आप उस रिपोर्ट को पढ़ने के लायक बन जाओगे, देख लेना। अभी तक आप नहीं पढ़ पाते होंगे रिपोर्ट क्या लिखा है यार, डॉक्टर से जाके पूछेंगे ना ये क्या लिखा है इसमें, वो आप रिपोर्ट खुद पढ़ने के लायक बन जाओगे। इतनी सारी टर्म्स में आपको इतनी आसानी से हम लोग सीखेंगे। और ओके, चलिए, बढ़िया लगा सब कुछ, एकदम फर्स्ट क्लास लगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच भाई। इसके आगे हम लोग आपका अब कल, आपका नहीं, ऐसे नहीं होगा कि कल फिजिक्स चलेगा, पहले बायोलॉजी कंप्लीट करूंगी, फिर जो भी लगा होगा प्लानर में फिजिक्स या केमिस्ट्री, एक एक सब्जेक्ट में आपका कंप्लीट करूंगी। ठीक है, चलिए, क्लियर जी। तो भाई आज हमने आपका 4 चीजें पढ़ी हैं, सिंपल हमने पढ़ा है आपका। सबसे पहले बायोलॉजी क्या होता है, दूसरा बायोलॉजी की ब्रांचेस हमें 4 पढ़नी है, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, जूलॉजी एंड आपका क्या बच्चा, बोटनी। ठीक है, 4 ब्रांचेस पढ़नी है। चारों के फादर मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी आपके कौन होते हैं, अरस्तु होते हैं। फादर ऑफ, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो बच्चे आपके होते हैं वो सर ग्रिगोर मेंडाल है। फादर ऑफ बोटनी आपके थियोफ्रेस्टस साहब होते हैं। एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आपके कौन है, सर एवी ल्यूवेन होक साहब है। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं आज के सेशन को एंड कर देती हूँ। कल हम आप लोगों का बिल्कुल ऑन टाइम, एक और चीज बता देती हूँ, मेरी क्लास लेट नहीं होगी। सो मेरी क्लास में कोई भी बच्चा जो आज लेट आए हैं, 2 मिनट भी लेट ना आना। मैं बिल्कुल अगर आ गई ना 1 बजे, तो मैं 1 बजकर 1 मिनट पर आपका टॉपिक शुरू कर दूंगी यहाँ पर, मैं फिर वेट नहीं करती हूँ। और एक और चीज है बता देती हूँ, अगर आप 15 मिनट 20 मिनट लेट आप क्लास में आओगे, और एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट कि मैम मुझे पूरा रिवाइज करा दो, मैं 15 मिनट लेट आया हूँ, वो भी क्लास में आपकी चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सीरियस होके पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं बहुत फन तरीके से आपको पढ़ाऊंगी, बहुत मजेदार तरीके से आपको पढ़ने पढ़ने वाले हम लोग। वो क्लासेस में जब चीजें होंगी तो आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।
सर मैंने ना अभी स्विच किया है, आपको पता है विद्याग्राम मैंने अभी ज्वाइन किया है। तो यस, थोड़ा सा यहाँ पर सर अभी हेक्टिक रहेगा शेड्यूल। तो मैं वैसे तो कोशिश कर रही हूँ आपको रेगुलर शेयर करने की, बट अगर कभी नहीं हो पाता है, रिकॉर्ड नहीं हो पाती है हमारी वीडियो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जैसे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी है, अब उसमें स्टार्टिंग में कुछ भी ऐसे ही थोड़ा बहुत आपको कोई लगा है क्लिप 5 सेकंड की अच्छी है, या कोई पुरानी वीडियो है, थोड़ा बहुत एडिट एडिट करके वो एक दो वीडियो ना अपने पास रखें तो सर बेटर रहे, है ना, जिससे कि ताकि वो खाली ना रहे एटलीस्ट स्पेस।